आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लगभग हर कोई दूसरों के साथ साइकोलॉजिकल गेम खेलता है। कई बार ये जानबूझ के करते हैं, दूसरों के दिमाग के साथ खेलते हैं और कई बार उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो ऐसा कर रहे हैं। गेम्स पीपल प्ले, जो कि एरिक बर्नी ने लिखी है, एक ऐसी बुक है जो इंसान के बिहेवियर को एक्सप्लोर करती है। एरिक कहते हैं ये गेम्स असल में एक पैटर्न होते हैं, हम आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं और कैसे एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये गेम्स नॉर्मल बातों से अलग है क्योंकि इनमें छिपे होते हैं हिडन मोटिव्स, मतलब असली इंटेंशन कुछ और होती है पर दिखाते कुछ और है। चाहे तुम कोई भी हो, कुछ भी करते हो, तुम इन गेम से बच नहीं सकते क्योंकि हर वक्त हम दूसरे लोगों से डील कर रहे होते हैं, चाहे रियल लाइफ में हो या सोशल मीडिया पे। अगर तुम लोगों के हिडन मोटिव्स को समझ पाओ, उनकी साइकोलॉजिकल गेम्स को पहचान पाओ, तो तुम्हारा जीवन थोड़ा आसान हो सकता है। ये एक स्किल है जो आज के ज़माने में सीखना ज़रूरी है। बिलीव इट और नॉट, कुछ लोग जानबूझ के तुम्हारे दिमाग घुमाने की कोशिश करते हैं, पर जब तुम उनके गेम्स को समझने लगते हो तब तुम खुद के बिहेवियर को भी अच्छे से समझ पाते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम ज़्यादा जेन्युइन और हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो शुरू करते हैं। लोग कैसे बिहेव करते हैं ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ईगो स्टेट्स को समझना होगा। हम सब अपने ईगो स्टेट्स के बेसिस पर ही एक्ट करते हैं और पर्सनालिटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड। ये 3 ईगो स्टेट्स अलग अलग सिचुएशन में हमें सोचने, महसूस करने और रिएक्ट करने के तरीके दिखाते हैं। पहला है पेरेंट ईगो स्टेट। पेरेंट ईगो एक ऐसी वॉइस होती है जो हमारे अंदर होती है, जैसे बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें कुछ सिखाने के लिए जो टोन यूज़ करते हैं। सोचो, जैसे मम्मी या पापा बोलते थे, ये मत करो, ऐसे बिहेव करो, या फिर ज़्यादा रो मत, या क्या तुमने होमवर्क किया। कभी कभी ये वॉइसेस बहुत सपोर्टिव भी होते हैं, जैसे मम्मी जब तुम्हें कंफर्ट करती है जब भी हम उदास होते हैं। और कभी क्रिटिकल भी होती है, जैसे पापा डांट देते हैं जब हम होमवर्क नहीं करते हैं या कोई गलती कर देते हैं। अगर तुम्हारा फ्रेंड उदास हो और तुम उसे हग करके बोलते हो सब ठीक हो जाएगा, तो तुम नर्चरिंग पेरेंट ईगो स्टेट से रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर तुम किसी को डांट रहे हो कि तू हमेशा लेट क्यों आता है, या तुझे ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए था, तो ये तुम्हारा क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट बोल रहा है। दूसरा है एडल्ट ईगो स्टेट। एडल्ट ईगो स्टेट तुम्हारा लॉजिकल और सेंसिबल पार्ट होता है। ये वो वर्जन होता है जो फैक्ट्स के बेस्ड डिसीजन लेता है और इमोशंस को साइड में रखता है। जैसे अगर तुम किसी सिचुएशन में आराम से सोच के फैसला ले रहे हो या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो बिना इमोशनल हुए, तो तुम एडल्ट ईगो स्टेट में हो। ये स्टेट तुम्हारे प्रेजेंट मोमेंट में रख के सच्चाई के बेसिस पर रिएक्ट करने का तरीका सिखाता है, बिना पुरानी हैबिट्स या बचपन की कंडीशन के इफेक्ट के। एडल्ट ईगो स्टेट एक तरह का कंप्यूटर होता है तुम्हारे दिमाग के अंदर। ये इमोशंस पर नहीं, फैक्ट पर डिसीजन लेता है। क्या सही है, क्या गलत, लॉजिकली सोचता है बिना किसी जजमेंट के। ये ईगो स्टेट्स बिल्कुल बैलेंस होता है, ना ज़्यादा इमोशनल ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट। जैसे तुम अगर स्कूल प्रोजेक्ट को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्लान करते हो टाइम मैनेजमेंट के साथ, या अगर तुम सोच समझ के डिसाइड करते हो कि कौन सी कॉलेज ज्वाइन करनी चाहिए प्रो और कॉन्स के बेसिस पर, तो ये सब डिसीजन एडल्ट ईगो स्टेट से आता है। तीसरा है चाइल्ड ईगो स्टेट। चाइल्ड ईगो स्टेट मतलब तुम्हारे अंदर का छोटा बच्चा जो इमोशंस से रिएक्ट करता है, मस्ती और शरारत करता है या कभी कभी जिद भी करता है। ये ईगो स्टेट तुम्हारी चाइल्डहुड वाली फीलिंग, डिज़ायर्स और रिएक्शन को लेके आती है। इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला, फ्री चाइल्ड ईगो स्टेट। जब तुम बिना किसी टेंशन के डांस कर रहे हो, गेम खेल रहे हो या ड्राइंग बना रहे हो सिर्फ मज़े के लिए, तो तुम फ्री चाइल्ड ईगो में हो। ये वाला पार्ट प्लेफुल, क्रिएटिव और फुल ऑफ लाइफ होता है। दूसरा है एडॉप्टेड चाइल्ड ईगो स्टेट। जब तुम रूल्स ब्लाइंडली फॉलो करते हो सिर्फ इसलिए कि पनिशमेंट ना मिले, या जब तुम रूठ जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ अनफेयर हुआ है, तब तुम एडॉप्टेड चाइल्ड ईगो स्टेट में हो। ये पार्ट ज़्यादा इमोशनल और रिएक्ट करने वाला होता है। किसी भी सिचुएशन में तुम तीनों ईगो स्टेट्स में से किसी से भी रिएक्ट कर सकते हो। कभी कभी तुम इंस्टेंट स्विच भी कर लेते हो बिना नोटिस किए।
मान के चलो, अगर तुम मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अचानक से तुम्हारी छोटी बहन रोते हुए आके बोले कि उसके पैर में चोट आई है, तब तुम अचानक से नर्चरिंग पेरेंट बन जाते हो उसे चुप कराने के लिए। थोड़ी देर बाद अगर वो तुम्हारा टॉय बिना पूछे ले लेती है तो तुम क्रिटिकल पेरेंट बन जाते हो और उसे डांट देते हो। या फिर अगर तुम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो तो तुम चाइल्ड ईगो स्टेट में चले जाते हो। अगर तुम्हें पता है कि तुम किस ईगो स्टेट में हो तो ये तुम्हें हेल्प करता है अपने रिएक्शन को समझने में और दूसरों से बेटर कम्युनिकेट या इंटरेक्ट करने में। अगर तुम चाइल्ड मोड में हो और अचानक से एक सीरियस कन्वर्सेशन शुरू हो जाए तो तुम तुरंत अडल्ट मोड में स्विच कर सकते हो ताकि सिचुएशन को ज़्यादा स्मार्टली और स्मूथली हैंडल कर सको। अब बात करते हैं ये ईगो स्टेट्स हमारे कन्वर्सेशंस में कैसे रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लोगों के बीच के इंटरेक्शंस, यानी पहला इंसान बोलता है और दूसरा इंसान जवाब देता है। जैसे कि तुम अपने फ्रेंड को हाय बोलते हो और वो तुम्हें हाय बोलता है, तो ये एक सिंपल और स्ट्रेट ट्रांजैक्शन है। लेकिन जैसे जैसे कन्वर्सेशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं वैसे वैसे अलग अलग ईगो स्टेट्स बीच में आ जाते हैं और सब कुछ मेसी हो जाता है। एरिक बर्नी, जो कि इस बुक के ऑथर हैं, एरिक ने 3 टाइप के ट्रांजैक्शन बताए हैं इस बुक में: कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन और अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन वो होते हैं जब दोनों लोग सेम ईगो स्टेट से बात कर रहे होते हैं और उनका जवाब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैच करता है। जैसे कि तुम अपने अडल्ट ईगो स्टेट में हो और कहते हो क्या तुम मेरी रिपोर्ट में हेल्प कर सकते हो, और तुम्हारा कलीग भी अडल्ट स्टेट में है और वो रिप्लाई करता है हाँ बिल्कुल मैं हेल्प करूँगा। यहाँ दोनों एडल्ट मोड में हैं, इसलिए बात स्मूथली और नेचुरली चलती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई ड्रामा नहीं। दूसरा है क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन। क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन तब होता है जब तुम एक ईगो स्टेट में बात कर रहे हो लेकिन सामने वाला किसी और ईगो स्टेट से जवाब देता है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। जैसे कि तुम फिर से अडल्ट स्टेट में हो और कहते हो क्या तुम मेरी रिपोर्ट में मदद करोगे, लेकिन सामने वाला रिप्लाई करता है चाइल्ड स्टेट से, जिसमें वो कहता है हमेशा मुझे ही क्यों बोलते हो हेल्प करने के लिए। यहाँ बात बिगड़ जाती है क्योंकि तुमने आराम से हेल्प मांगा लेकिन सामने से इमोशनल या चाइल्डिश रिएक्शन आया। दोनों के स्टेट में मिसमैच हुआ जिससे टेंशन शुरू हो गया। तीसरा है अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। अल्टीरियर ट्रांजैक्शन में 2 लेवल होते हैं। पहला ओवर्ट मैसेज जो बाहर बोला जाता है, दूसरा है कोवर्ट मैसेज जो अंदर हिडन मीनिंग होता है। जैसे कि तुम कहते हो मैं तो इस काम में बहुत बेकार हूँ। बाहर से लगता है कि तुम बस अपना स्ट्रगल शेयर करते हो, लेकिन अंदर से तुम चाहते हो कि कोई फ्रेंड बोले अरे नहीं यार चलो मैं हेल्प करता हूँ। यानी तुम्हारे वर्ड्स कुछ और कह रहे हैं लेकिन तुम्हारा रियल इंटेंशन हेल्प मांगना है बिना डायरेक्टली कह के। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर सामने वाला कोवर्ट मैसेज को समझे बिना सिर्फ बातों को ध्यान दे। अल्टीरियर ट्रांजैक्शन को पहचानना आसान नहीं होता क्योंकि इसमें सिर्फ जो बोला गया है उससे काम नहीं चलता, तुम्हें अंदर छुपी बात भी समझनी पड़ती है। अगर तुम समझ जाओ कि सामने वाला इंसान किस कॉन्टेक्स्ट में बातों को बोल रहा है तो तुम अपनी कम्युनिकेशन का स्टाइल बदल के बात को स्मूथ बना सकते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड हो सकती है और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है। अब बात करते हैं उन गेम्स की जो लोग हर रोज़ खेलते हैं और ज़्यादातर लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि वो गेम खेल रहे हैं। ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड सीन की तरह होता है। लोग बार बार सेम सिचुएशन में सेम बिहेवियर रिपीट करते हैं ताकि उन्हें दूसरे लोगों से एक स्पेसिफिक रिएक्शन मिले। हिडन मोटिव्स की वजह से ही लोग ये गेम खेलते हैं। कुछ लोग अटेंशन के लिए खेलते हैं, कोई सिंपैथी पाने के लिए या फिर कोई इमोशनली क्लोज होने से बचने के लिए। यानी ये गेम्स उन्हें एक कनेक्शन तो देता है लेकिन एक सेफ डिस्टेंस भी बना के रखता है ताकि वो कमज़ोर ना रहें। अब बात करते हैं लाइव गेम्स के बारे में। लाइव गेम्स वो स्ट्रैटेजी होती है जो लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बिना सोचे समझे। ये स्ट्रैटेजी हेल्प करती है इमोशंस को हैंडल करने में, डिज़ायर को मैनेज करने में और सोशल सिचुएशन से डील करने में। हर गेम का एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है और उसके पीछे एक स्पेसिफिक पैटर्न या टेक्निक छुपा होता है। पहला गेम, द किक मी गेम। इस गेम में बंदा खुद को ऐसे सिचुएशन में डाल देता है जहां उसे रिजेक्ट या क्रिटिसाइज किया जाए। ये बंदा जानकर ऐसे बिहेव करता है कि लोग उसके अगेंस्ट रिएक्ट करें
और फिर वो विक्टिम कार्ड यूज़ करता है और कहता है, देखा, सब मुझे ही ब्लेम करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए पहला आदमी बोलता है, मुझसे तो हमेशा गलती हो जाती है, जिसको सुन के दूसरा आदमी कहता है, यार तुम खुद को मुसीबत में क्यों डालते हो। ये सब सुन के पहले आदमी का विक्टिम माइंडसेट और स्ट्रांग हो जाता है। वो बंदा अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेता और दूसरों को ब्लेम करता है ताकि उसका मैं तो बेचारा हूँ वाला इमेज बना रहे। दूसरा गेम, जिसका नाम है सी वॉट यू मेड मी डू। इस गेम में बंदा अपनी गलती का ब्लेम दूसरों पे डाल देता है ताकि उसे अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना पड़े। जैसे कि एक आदमी ने बोला, अगर तुमने मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो मैं ये मिस्टेक नहीं करता। इस तरह के बिहेवियर गिल्ट ट्रिपिंग करता है। दूसरा इंसान गिल्टी फील करता है और सोचता है कि हाँ, शायद मेरी ही गलती थी। ये एक ब्लेम का टॉक्सिक सर्कल बनाता है जिसमें लोग इमोशनली मैनिपुलेट होते हैं। तीसरा गेम, जिसका नाम है नाउ आई हैव गॉट यू। ये गेम काफ़ी डेंजरस होता है। इसमें बंदा जानबूझ के दूसरों को ट्रैप करता है ताकि जब वो छोटी सी गलती करे तो वो उस पर गुस्सा दिखा सके या सुपीरियरिटी दिखा सके। ये एक तरह का सेटअप होता है जिसमें उस एक मोमेंट का वेट करता है जब सामने वाला एक गलती करे। इससे उन्हें एक मोमेंट मिलता है जहां वो अपने आप को राइट और दूसरे को रॉन्ग प्रूव करता है और इससे ईगो सेटिस्फाई होता है। इस गेम का गोल सिंपल है, दूसरे को ऐसी सिचुएशन में फंसाना जहां उसके पास कोई सही ऑप्शन ही ना हो। जैसा अगर कोई आपको ऐसा बोले, मैंने बोला था ऐसे करो, तुमने फिर गलत किया। इससे नतीजा ये होता है कि आप गिल्टी फील करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि गलती आपकी थी या नहीं। आपको लगता है आपने कुछ बुरा किया है और इससे सामने वाले बंदे को मिलता है एक चांस अपना गुस्सा निकालने का और मोरल सुपीरियरिटी फील कराने का। इस गेम से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और किसी भी प्रोडक्टिव सॉल्यूशन को रोकता है। पांचवा गेम, जिसका नाम है इफ इट वरंट फॉर यू। इस गेम में एक पार्टनर दूसरे को अपने फेलियर का रीज़न बनाता है। बंदा बोलता है, मैं आर्टिस्ट बन जाता अगर तुम मुझे हर वक्त घर पे ना रोक के रखते। इस तरह वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाता है और गिल्ट दूसरे पे डाल देता है, जिससे नतीजा ये होता है दूसरा पार्टनर गिल्टी फील करता है और ज़्यादा एफर्ट करता है अपने गिल्ट को रिडीम करने या कॉम्पनसेट करने के लिए, और ये साइकिल बार बार रिपीट होने लगता है। छठवां, फ्रिजिड वुमेन। ये गेम ज़्यादातर कपल्स के बीच होता है जहाँ पे यूजुअली वाइफ सेक्सुअली इंटीमेसी को अवॉइड करने के लिए एक्सक्यूज़ बनाती है, जैसे कि मुझे हेडेक है या मेरा मूड नहीं है। इस गेम में अक्सर कपल के बीच में दरार आ जाती है जिससे झगड़ा बढ़ने लगता है। ये गेम लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट और क्लोजनेस को वीक कर देता है। जैसे एक सिचुएशन में हस्बैंड कंप्लेन करता है, तुम कभी मेरे साथ क्लोज होना ही नहीं चाहती, जिसको सुनकर वाइफ कहती है, मैं बस थक गई हूँ, स्ट्रेस में हूँ। ये एक पैटर्न बन जाता है जहाँ दोनों अपने असली नीड्स या फीलिंग के बारे में ओपनली बात ही नहीं करते, जिससे रिजल्ट ये होता है कि इमोशनल डिस्टेंस बढ़ता है और फ्रस्ट्रेशन रिपीट होता है। सातवां गेम, जिसका नाम है लुक हाउ हार्ड आई हैव ट्राइड। इस गेम में एक पार्टनर ऐसे एफर्ट दिखाता है जो पहले से ही फेल होने वाले होते हैं। उसका एम होता है सिंपैथी लेना और रियल चेंज या इफेक्टिव सॉल्यूशन से बचना। जैसे कि बंदा कहता है, मैं सब ट्राई कर चुका हूँ, कुछ काम नहीं आता, जिस पे उसकी वाइफ बोलती है कि कुछ नया ट्राई करते हैं, लेकिन हस्बैंड वही बातें रिपीट करता है ताकि वो विक्टिम लगे। आठवां गेम, जिसका नाम है कॉर्नर। इस गेम में एक पार्टनर को लगता है कि वो हमेशा फेल हो रहा है, चाहे वो कुछ भी करे। दूसरे पार्टनर की एक्सपेक्टेशन कभी पूरी नहीं होती। जैसे कि हस्बैंड कहता है, मैं कुछ भी करूँ तुम कभी खुश नहीं होती, जिसको सुन के वाइफ बोलती है, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि चीज़ें एक पर्टिकुलर तरीके से हो। जिससे नतीजा ये निकलता है कि एक पार्टनर गिल्टी और हेल्पलेस फील करता है और दूसरा हमेशा अनसेटिस्फाइड और फ्रस्ट्रेटेड रहती है, और इस साइकिल से रिलेशनशिप में कांस्टेंट टेंशन और इमोशनल डिस्टेंस बन जाता है। 9वां गेम, कोर्ट रूम गेम। इस गेम में कपल अपनी हर आर्ग्यूमेंट को कोर्ट रूम जैसे ट्रीट करते हैं, जैसे दोनों अपने पॉइंट प्रूव करने आए हो, एविडेंस, एक्यूजेशंस और डिफेंस के साथ। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वाइफ अपने हस्बैंड से बोलती है, तुम हमेशा लेट होते हो, टाइम पे क्यों नहीं आ सकते, जिस पे हस्बैंड बोलता है, तुम्हें कभी समझ ही नहीं आता मैं कितना बिजी रहता हूँ। यहाँ फोकस होता है जीतने पर, ना कि प्रॉब्लम सॉल्व करने पर। 10वां गेम, स्वीट हार्ट गेम, फेक स्वीटनेस, रियल इशू हिडन।
इस गेम में कपल एक्सेसिवली फ्लैटर करते हैं एक दूसरे को, जैसे सब कुछ परफेक्ट हो, जबकि अंदर से इशू अनरिजॉल्व्ड ही रहता है। जैसे कि तुम कितने परफेक्ट हो या फिर तुम कितने अमेजिंग हो। ये सरफेस लेवल हार्मनी बना कर रखती हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम पर कभी बात ही नहीं होती। 11वां गेम, पार्टी गेम्स। पार्टी गेम्स वो रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं जो लोग सोशल गैदरिंग में अटेंशन पाने, कमजोरी छुपाने या कंट्रोल मेंटेन करने के लिए करते हैं। एरिक बर्नी ने कुछ पॉपुलर पार्टी गेम्स आइडेंटिफाई किए हैं। गेम नंबर 1, एंट इट ऑफुल। यह गेम तब होता है जब लोग एक दूसरे के साथ कंप्लेंट शेयर करके बॉन्ड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मेरा बॉस कितना खड़ूस है, कभी अप्रिशिएट ही नहीं करता, जिसको सुनकर दूसरा व्यक्ति कहता है, सेम यार, मेरा जॉब भी नाइटमेयर बन गया है। यहाँ लोग एक दूसरे से सिंपैथी और अटेंशन लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो कभी ढूंढते ही नहीं है, बस दुख बनाते हैं, जैसे दर्द ही कनेक्शन का बेस हो। गेम नंबर 2, ब्लेमिश। इस गेम में लोग दूसरों की गलती या फ्लॉ निकालते रहते हैं ताकि वो खुद को बेटर फील कर सके। जैसे कि तुमने देखा उसने पार्टी में क्या पहना, कितना चीप लग रहा था, जिसको सुनकर दूसरा व्यक्ति बोलता है, हाँ बिल्कुल अनप्रोफेशनल था। ये गेम फेक सुपेरियरिटी देता है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल जजमेंटल और टॉक्सिक होता है। गेम नंबर 3, शमील। इस गेम में एक इंसान बार बार गलती करता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, और फिर माफ़ी मांग लेता है। जैसे, उप्स मैंने कॉफ़ी गिरा दिया, सॉरी यार, या फिर अरे ये भी टूट गया, मेरा ध्यान ही नहीं था, माफ़ करना। शुरू में लोग सोच लेते हैं कि चलो गलती हो गई, ह्यूमन एरर है, लेकिन जब ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है तब दूसरे लोग इरिटेट होने लगते हैं। इसमें जो गलती करता है उसको लगता है मैं तो दिल का अच्छा हूँ, माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन दूसरा इंसान जिसको अफेक्ट होता है अंदर ही अंदर कुड़ने लगता है और कहता है हमेशा सॉरी बोलने से क्या फ़ायदा जब गलती बार बार करनी होती है। गेम नंबर 4, एडवाइस रिजेक्टर। ये गेम शुरू होता है जब कोई एडवाइस मांगता है पर हर सजेशन को रिजेक्ट कर देता है। जैसे कि आपसे कोई बोलता है, मुझे समझ नहीं आता अपने टॉक्सिक कोवर्कर से कैसे डील करूं, जिस पे आप बोलोगे ट्राई कर डायरेक्ट बात करने का, जिस पे वो कहेगा यस बट उससे कभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बंदा एडवाइस लेता ही नहीं है, सिर्फ सिंपैथी और अटेंशन चाहिए होता है और हेल्पलेस विक्टिम बन के रहता है। एडवाइस देने वाला भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है भाई तू चाहता क्या है। 12वां गेम, अंडरवर्ल्ड गेम। अंडरवर्ल्ड्स गेम ऐसे रिपीटेटिव, बार बार रिपीट होने वाले सोशल इंटरेक्शन होते हैं जो क्रिमिनल या एंटी सोशल बिहेवियर के अराउंड घूमता है। ये इंटरेक्शन सिर्फ एक्शन नहीं होते, ये लोग साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी करने के लिए करते हैं, जैसे थ्रिल चाहिए हो या जिम्मेदारी से बचना हो या किसी पे कंट्रोल चाहिए हो। बर्ड ने कई कॉमन अंडरवर्ल्ड गेम्स आइडेंटिफाई किए हैं, हर एक का अपना पैटर्न, लॉजिक और इम्पैक्ट होता है। अंडरवर्ल्ड गेम 1, कॉप्स एंड रॉबर्स, जो कि सबसे फेमस गेम है। इस गेम में लोग पुलिस और चोर का रोल प्ले करते हैं। एक बंदा पुलिस बनता है जो रूल और पनिशमेंट का सिंबल होता है, वहीं दूसरा जो चोर होता है वो गलत काम करता है और चोरियाँ और तोड़फोड़ करता है। अब इसका साइकिल ऐसे चलता है कि चोर कुछ इलीगल काम करेगा, जैसे कि चोरी करेगा या कुछ डैमेज करेगा, जिस पे पुलिस उसका पीछा करती है और उसको पकड़ती है और उसको पनिश करती है। चोर फिर वापस से वही करता है और पुलिस फिर वापस से उसको चेस करती है, और ये गेम एक लूप में चलता रहता है। अंडरवर्ल्ड गेम 2, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ हेयर। ये गेम उन लोगों का होता है जो रिपीट मोड में मुसीबत में फंसते हैं और हर बार निकलने का तरीका ढूंढते हैं। जैसे कि कोई बंदा बार बार गैम्बलिंग करता है या रिस्की चीज़ करता है, जब फंस जाता है तो दूसरे लोग हेल्प करते हैं। फिर क्या होता है, वो एस्केप कर लेता है, पर थोड़े दिन बाद फिर से किसी और प्रॉब्लम में फंस जाता है, और ये साइकिल चलता रहता है। प्लेयर को थ्रिल और अटेंशन मिलता है और हेल्पर को लगता है कि उनको हेल्प करने की ज़रूरत है, लेकिन असल में सब लोग इसी लूप में फंस जाते हैं। अंडरवर्ल्ड गेम 3, लेट्स पुल अ फास्ट वन ऑन जोई। इस गेम में बंदा किसी को बेवकूफ़ बनाने की प्लानिंग करता है, जस्ट फॉर थ्रिल एंड सुपीरियरिटी। एग्जाम्पल के लिए, कोई प्रैंक या स्कैम प्लान करता है और जब दूसरा इंसान उसमें फंस जाता है तो प्लेयर को लगता है वाह मैं कितना स्मार्ट हूँ,
लेकिन विक्टिम को गुस्सा आता है और एम्बैरेसमेंट फील होता है। विक्टिम को लगता है उसके साथ धोखा हुआ है और प्लेयर को एक फेक पावर फील होता है। सभी गेम्स टॉक्सिक या मैनिपुलेटिव नहीं होते। कुछ गेम्स एक्चुअली हेल्प करते हैं ग्रोथ, बॉन्डिंग और बेटर कम्युनिकेशन में। जैसे कि जब लोग मिलके एक दूसरे को इम्प्रूव करते हैं, जब रियल इमोशनल सपोर्ट मिलता है बिना किसी मैनिपुलेशन के, या जब रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में दोनों लोग एफर्ट डालते हैं प्रोग्रेस के लिए। ऐसे गेम्स आपको ट्रस्ट, सपोर्ट, पर्सनल डेवलपमेंट या एक हेल्दी इमोशनल एनवायरनमेंट देते हैं। अब कुछ पॉजिटिव लाइफ गेम्स के बारे में बात करते हैं। पहला है बसमैन्स हॉलीडे, वर्क्स दैट फील लाइक प्ले। ये गेम तब होता है जब लोग अपने काम से जुड़ी एक्टिविटीज़ अपने फ्री टाइम में एंजॉय करते हैं बिना किसी प्रेशर के। जैसे कि एक शेफ़ अपने दोस्त के लिए वीकेंड पर कुकिंग करता है बिना रेस्टोरेंट के टेंशन के, सिर्फ मज़े के लिए। इससे शेफ़ को लगता है कि उनकी स्किल वैल्यूएबल्स है और फ्रेंड को टेस्टी खाना भी मिलता है। ये गेम काम को एंजॉयबल और रिलैक्सिंग बनाता है। दूसरा गेम कैवेलियर, पोलाइटनेस इज़ पावर। ये गेम होता है जब लोग रिस्पेक्ट और कर्टेसी दिखाते हैं, जैसे कि किसी के लिए दरवाज़ा खोलना या किसी के भारी सामान उठाना। ये छोटी छोटी हेल्प ही सोशल हार्मनी को बढ़ावा देती है और लोगों को इनकरेज करती है कि वो भी वैसे ही बिहेव करें। तीसरा, हैप्पी टू हेल्प, गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग। इस गेम में कोई बंदा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी की हेल्प करता है। जैसे कि कहीं पे लोकल शेल्टर में वॉलंटियर की ज़रूरत होती है और कोई वॉलंटियर होता है जहां ज़रूरतमंद लोगों की मदद होती है। वॉलंटियर को लोगों की मदद करके खुशी और सेटिस्फैक्शन होती है और मदद लेने वाले को सपोर्ट मिलता है। इससे बनता है एक साइकिल ऑफ जेनरोसिटी जहां सब एक दूसरे की मदद करते हैं। चौथा गेम होमली सेज। इस गेम में जब कोई अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करता है फ्रेंडली और हेल्पफुल वे में। जैसे कि एक एक्सपीरियंस गार्डनर अपने नेबर्स को गार्डनिंग टिप्स देता है। गार्डनर को लगता है कि उसका नॉलेज वैल्यूएबल है और नेबर्स अपने गार्डन को बेटर बनाते हैं। इस गेम में लोगों के पास एक मैसेज आता है कि कैसे आप अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और इससे एक कम्युनिटी बॉन्डिंग भी बनती है। पांचवा, दे विल बी ग्लैड दे न्यू मी, लीव अ पॉजिटिव लीगेसी। इस गेम का मकसद होता है अपने आसपास के लोगों पे ऐसे पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ना जिससे लोग हमेशा आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ याद रखें। आप अपनी काइंडनेस, विजडम और सपोर्ट से लोगों के दिल में जगह बनाते हो और लोग आपके बारे में अच्छे ख्यालों के साथ याद रखते हैं। जैसे कि एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स की मदद करते हैं अपने पूरे दिल से, और जब स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं तो वो टीचर के सपोर्ट की कदर करते हैं और उसको हमेशा याद रखते हैं। लोग अच्छे गेम्स खेलते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजिकल रीज़न के लिए। ये गेम्स उन्हें दूसरों से मीनिंगफुल तरीके से कनेक्ट करने में मदद करता है, सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करते हैं और अकम्पलिशमेंट का एहसास देते हैं। साथ ही ये सोशल हार्मनी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाते हैं। अच्छे गेम्स एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाते हैं जहाँ पर्सनल और कम्युनल ग्रोथ को बढ़ाता है। अब बात करते हैं माइंड गेम से आगे क्यों बढ़ना चाहिए। एरिक कहते हैं कि गेम्स अलग अलग साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करते हैं, लेकिन उनसे आगे बढ़ना ज़रूरी है ताकि हम ऑटोनॉमी, इंटीमेसी और ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स अचीव कर सकें। जब लोग गेम्स खेलना बंद कर देते हैं तो वो दूसरों के साथ ज़्यादा जेन्युइन तरीके से इंटरैक्ट करने लगते हैं, हिडन मोटिव्स या मैनिपुलेटिव बिहेवियर पे डिपेंड किए बिना। वो ओपनली और ऑनेस्टली कम्युनिकेट करते हैं। ये शिफ्ट हमें अलाउ करता है कि हम डीपर कनेक्शन बनाएं और ज़्यादा फुलफिलिंग रिलेशनशिप डेवलप कर सकें। एरिक कहते हैं कि ऑथेंटिक इंटरेक्शन के 3 क्वालिटीज़ होते हैं। पहला होता है अवेयरनेस। सबसे पहले स्टेप है अपने खुद के बिहेवियर को, उन पैटर्न को समझना जो गेम्स बनाते हैं। जब हम अपने गेम्स को समझने लगते हैं तब हम चूज़ कर सकते हैं कि हम कैसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। दूसरा है स्पॉन्टेनिटी। हम नेचुरल तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं बिना पुरानी आदतें या रोल्स में फंसे हुए, सिर्फ उस वक्त के हिसाब से। तीसरा है इंटीमेसी। हम दूसरों के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाते हैं, अपनी असली फीलिंग्स और थॉट को शेयर करते हैं बिना किसी डर के। तो गेम से आगे बढ़ने का मतलब है असली फ्रीडम और कनेक्शन की तरफ बढ़ना। ये ऑनेस्टी और ओपननेस चूज़ करना और ऐसे रिलेशनशिप बनाना जो ट्रस्ट पर बेस्ड हो, ना कि पावर स्ट्रगल या ब्लेम पर।
जब लोग ओपनली कम्युनिकेट करते हैं तो वो अपने रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्पॉन्टेनिटी और क्रिएटिविटी डेवलप करना इंटरैक्शन में। इसका मतलब है नए एक्सपीरियंस के लिए ओपन रहना और अपने असली इमोशंस और रिएक्शंस को फ्रीली एक्सप्रेस करना। स्पॉन्टेनिटी से लोग अपने आप को गेम से फ्री कर पाते हैं और ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से इंटरैक्ट कर पाते हैं। आखिर में हर एक को इंटीमेट रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब है वल्नरेबल होना और अपने असली रूप को दूसरों के साथ शेयर करना। इंटीमेसी के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन की कमिटमेंट ज़रूरी है। बर्न ये भी कहते हैं कि पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस कितनी इम्पोर्टेंट है गेम से आगे बढ़ने के प्रोसेस में। वो सजेस्ट करते हैं कि हर इंसान को अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी चाहिए और अपने पर्सनल डेवलपमेंट का मौका ढूंढना चाहिए। ऐसे ही लोग अपने इंटरैक्शन में ऑथेंटिसिटी ला सकते हैं और ज़्यादा मीनिंगफुल और हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि जब लोग अपने खेले जाने वाले गेम्स को समझने लगते हैं, ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करते हैं, स्पॉन्टेनिटी डेवलप करते हैं और इंटीमेट कनेक्शन बनाते हैं, तो वो ज़्यादा जेन्युइन और फुलफिलिंग इंटरैक्शन क्रिएट कर पाते हैं। ये प्रोसेस पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस मांगता है, लेकिन एंड में ये आपकी लाइफ को ज़्यादा पॉजिटिव और बैलेंस बनाता है। अगर आपको ये इंसाइट यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।